सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो वी आर बैक विद अनदर टॉपिक, और वो टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो आप अच्छे से डट के ही जाइएगा, एग्जाम में ज़रूर आता है पेपर में ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो टॉपिक हमें करना है वो है एबीसी एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले चैप्टर से ही है। ये शायद मैंने आपको कराया है जब इंट्रोडक्शन दिया था, या नहीं कराया बिल्कुल भी मुझे याद नहीं है। मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह हमने सब ने करे हैं, और अगर जो आपको लगता है हमने नहीं देखा है या कुछ मिस हुआ है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एक लिंक मिल जाएगा फिर तो आप सारे लिंक निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ जाके जरूर देखना, और अगर मैंने कराया तो उस वीडियो को जरूर वॉच करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एबीसी एनालिसिस क्या है। ये देखो, ये एक टेक्निक है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके पास होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपके पास है तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। रीऑर्डर पॉइंट होता है, डेंजर जोन होता है, और मैक्सिमम आउटपुट होता है, इन मिनिमम आउटपुट वगैरह काफ़ी सारे लेवल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख देख के जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं कि कहीं स्टॉक आउट ना आ जाए, या फिर हमारे पास ओवर स्टॉक भी ना हो जाए। बार बार उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, या वेट करते हैं कि स्टॉक कितना हो गया, उस हिसाब से जो है हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमने एक तरीके की टेक्निक न्यू जो है हमने देखी है, जैसे कि हम देखते हैं जो भी हमारे पास मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ होती है, अलग अलग डिफरेंट आइटम्स होती है। जैसे कि सपोज जींस है, ठीक है। जींस में जैसे कि मेजर पार्ट जींस का क्या होता है, क्लोथ ही होता है, ठीक है, जो कपड़ा लगता है। जैसे कि बटन होता है, जिप होता है। तो लेकिन जो ये रॉ मटेरियल है, बटन है, जिप है, क्लोथ है, तो इसकी आप समझ रहे हो जो मेजर पार्ट है वो क्या है, क्लोथ है। तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है हमारी रॉ मटेरियल में। सारी जो आइटम्स होती है वो एक ही सारी जो रॉ मटेरियल होता है वो एक ही आइटम का नहीं होता है, अलग अलग आइटम्स होती है, और अलग अलग अटेंशन देने की ज़रूरत होती है हमें उन सभी आइटम्स पे, ठीक है। कि सारी आइटम की जो इंपॉर्टेंस है वो एक साथ ही नहीं होती है, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, कि मतलब जितनी भी आइटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएबल होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्टॉक आउट ना हो जाए, या फिर ओवर स्टॉक भी ना हो। देखो, स्टॉक आउट होगा तो क्या होगा, स्टॉक आउट अगर हो जाता है इसका मतलब हमारे पास स्टॉक नहीं है। कस्टमर का ऑर्डर प्लेस कर दिया, कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, और हमें उसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास स्टॉक नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे में हमारा बहुत लॉसेज हो सकता है। ऐसे एक ही फाइनेंशियल कॉस्ट लॉस हो सकता है, और नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट का भी लॉस होता है। अगर आपके पास स्टॉक आउट हो गया तो क्या होगा, एक तो आप इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस करेंगे, इमरजेंसी के चार्जेस लगेंगे, फिर वो आएगा, सप्लाई करवाएंगे आप उसके बाद वो कहीं जाके बनेगा, फिर आप कस्टमर को देंगे, तो ये खर्चा तो आपका आता ही है। नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब कि कोई कस्टमर है उसके माइंड में ये आपको डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है उसे, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। और जो कस्टमर है उसके माइंड में ये आ जाएगा कि ये जो क्लाइंट है, ये जो कंपनी है, जो ये है, ये हमें अच्छे से टाइम पर अवेलेबल नहीं करवाते। हमारा जो ऑर्डर है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो टाइम पर नहीं देते, क्योंकि ऑर्डर की वैल्यू तभी होती है जब वो टाइम पे ही रिसीव किया जाए, ठीक है। अगर वो टाइम पर नहीं है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा कस्टमर है, अगर उसको हम टाइम पे ऑर्डर नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो एक तो हमारा गुडविल उसके आगे डाउन होता है, ठीक है। मार्केट में गुडविल डाउन हो जाएगा। प्लस अगर हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ता है तो भी हमारा लॉस है, और हो सकता है कि हमारा कस्टमर लूज़ कर जाए, मतलब वो हमें उसे कन्विंस करना पड़े, बाद में ना ले, या फिर हम उसे लॉस हो सकता है। एक कस्टमर हमारा टूट जाए और वो किसी कंपटीटर, जो हमारा कंपटीटर, उसके पास चला जाए और आगे उसी से सामान ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो स्टॉक आउट होता है ये बहुत बुरा होता है, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या ओवर स्टॉक हो, ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। ओवर जो स्टॉक होता है वो भी सही नहीं है। एक तो वो जगह ज़्यादा घेरेगा, ओवर स्टॉक है। दूसरी बात ये, कैरिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी, है ना, ओवर स्टॉक होगा तो हमें एक तरीके का बीच का रास्ता चाहिए होता है, ऑप्टिमम रास्ता चाहिए होता है, ट्रेड ऑफ। और उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर को अच्छे से प्लेस करता है, कि पीरियडिकली हम चेक करते रहता है कि किसको कितनी टेंशन देनी है, कौन सा ऑर्डर खत्म हो रहा है, क्या प्लेस करें। इस तरीके से हम पीरियडिकली रिवाइज करते रहते हैं। तो जो ये एबीसी एनालिसिस है, ये यही एक टेक्निक है जो कि हम अच्छे से इस पर अटेंशन देते हैं। हम सभी अपने रॉ मटेरियल जो भी मंगवा रहे हैं उसकी हर एक आइटम को, उसको क्लासीफाई कर रखा है। बेसिकली हमने क्या कर रखा है, हर एक आइटम को अलग अलग नाम देके एबीसी करके क्लासिफिकेशन कर रखा है, कि कौन सी आइटम की ज़्यादा ज़रूरत है, किसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें
हम इन्वेस्टमेंट करें इन्वेंट्री में, ओवरऑल एक आइटम कितने परसेंटेज है ओवरऑल इन्वेंट्री की, तो ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम बुक में से रीड करते हैं, आपको समझाती हूँ मैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करिएगा। और अगर एक बार पुरानी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, शायद मैंने उसमें भी करवाया है, तो शायद बहुत डिटेल से करवाया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब इंट्रो दिया है तो मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कराई ही है। तो एक बार आप ज़्यादा वहाँ जरूर फोकस करना, वो जात के वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। देखो एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, यहाँ पे एबीसी की जो फुल फॉर्म है वो है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ठीक है, एबीसी एनालिसिस इज ए टेक्निक, एबीसी एनालिसिस क्या है, टेक्निक है ऑफ कंट्रोलिंग, किसकी, कंट्रोलिंग करने की डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। देखो मैंने आपको बताया ना कि हमारी इन्वेंट्री में एक ही तरीके की आइटम नहीं होती, बहुत तरीके की आइटम होती है, अलग अलग आइटम होती है। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। कभी कभी हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है, ज्वेलरी शॉप में तो सोना चांदी डायमंड वगैरह सब कुछ होता है, एक ही आइटम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसिव उनके पास हीरे होते हैं जिसको वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से छुपा के मतलब सेफ में रखता है, और अपने जो वैल्यूएबल कस्टमर होता है उनके आगे उसे शो करते हैं। ठीक है, मतलब वो इतने महंगे होते हैं, इतने महंगे कि जो ओवरऑल उनकी इन्वेंट्री है उसका 70% इन्वेस्टमेंट तो वही होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, तो उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, वो लेकिन नंबर ऑफ पीसेज में कम होता है। देखो जिसका ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा वो नंबर ऑफ पीसेज में उतना ही कम होगा, तो मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, जो आइटम की क्वांटिटी है, नंबर है उसके, वो कम होंगे, जैसे कि 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, इस तरीके से होंगे। और जिसका जो मिडस्ट में रहता है, बीच में रहता है, वो ठीक ठाक होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हमने ठीक ठाक करी होगी, ठीक ठाक वो क्वांटिटी में नंबर्स में होगा। और जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम जिसमें बहुत ज़्यादा कम करता है, जैसे कि सपोज नॉर्मल से इन्वेस्टमेंट है, कम है मतलब, तो उनके नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, एबीसी एनालिसिस में यही सब आता है। ठीक है, अब आगे देखो, यूजली अ फर्म हैज़ टू मेंटेन सेवरल डिफरेंट आइटम एज ए इन्वेंट्री। हाँ ऐसे ही होता है, यूजली मतलब आमतौर पे एक फर्म को बहुत सारी अलग अलग इन्वेंट्री का कुछ ना कुछ लेवल बनाना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा ही मेंटेन करना पड़ता है। ऑल दीज आइटम्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सारी आइटम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है बस इक्वली नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर मतलब इसलिए इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू कीप सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑन ऑल दीज आइटम, इन सभी आइटम पे सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल रखने की ऐसे कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, कि सेम डिग्री का कंट्रोल रखें इस चीज की। ठीक है, कंट्रोल रखना है लेकिन सेम डिग्री का नहीं रखना, आइटम्स के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यूएबल के अकॉर्डिंग रखना है। द फर्म शुड गिव मोर अटेंशन टू दोज आइटम हुज वैल्यू इज हायर इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, अंडर एबीसी एनालिसिस, एबीसी की फुल फॉर्म है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। All items of inventory are classified into 3 categories A, B and C on the basis of cost involved. cost involved कर रखी है इसको ABC में। ठीक है, देखो ABC जो है एक तरीके का नाम दे रखा है, और इसमें हमने क्या करा है, कोस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, हम देखते हैं टोटल कोस्ट देखते हैं हम। टोटल कोस्ट इन द सेंस में आपको बताते हूँ, जैसे कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी एक यूनिट को नहीं देखेंगे, उसकी ओवरऑल टोटल कोस्ट देखेंगे, किसके कंपेयर में, कि हमारी जो इन्वेंट्री की टोटल कोस्ट है उसका कितना % है। ठीक है, आया समझ में आपको। इन कैटेगरी ए, देखो कैटेगरी ए में क्या लिखा हुआ है, देखो कैटेगरी ए जो है वो ऐसी है, वो हीरे वाली जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि टोटल जितनी भी इन्वेंट्री में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल जितनी भी कर रखा है, सोना चांदी सब में कर रखा है, उसका 70% तो वही है। ठीक है, यानी कि 30% में कर रखा है, बाकी सबका 70% तो अकेला उसका ही है। ऐसा समझ में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा नंबर ऑफ आइटम्स में उतना वो कम होगा। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल कस्टमर्स को वो डील करते हैं। In a category A, those items are included which are smaller in number, say जैसे 15% of total item, but they are quite valuable, the value being 70% of total value of inventory. क्लियर हो गई बात। ऑन दी अदर हैंड, अब देखो सबसे नीचे वाले का बता रहा है सी वाली आइटम का, कि जिसमें हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट करे रखते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, मतलब वो सस्ते आइटम होती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आइटम्स विच आर क्वाइट लार्ज इन नंबर, से जैसे 55% ऑफ टोटल आइटम, बट carrying title value is 10% of total value of inventory are classified under category C. ठीक है, कैटेगरी बी स्टैंड्स मिडवे, बीच में खड़ी होती है कैटेगरी भी, मैंने अभी आपको बताया ठीक ठाक वाली, एंड कंसिस्ट ऑफ आइटम विच आर 30% इन अ नंबर एंड 20% ऑफ टोटल वैल्यू।
देयर बाय ऑल द आइटम्स कैन बी क्लासीफाई एज फॉलोज। देखो नीचे एक छोटा सा टेबल बना के भी रखा है, जैसे ABC हमने कर रखा है क्लासीफाई, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है और इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है ओवरऑल, ठीक है। जैसे कि 70% मैंने बताया उसकी वैल्यू है, लेकिन आइटम्स कितने हैं, वो 15 है। ऐसी देखो बी कैटेगरी जो है उसका हमने इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है 20% कर रखा है, आइटम कितना है वो 30। ऐसे सी पार्ट वाला है, सी में क्या कर रखा है हमने 10% हमने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आइटम्स कितनी है वो 55%, मतलब थोड़ा ये चीपेस्ट है, ठीक है। तो इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतना हमने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, इतना नुकसान नहीं होगा अटेंशन देने की। हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसे ए में हमें ज़्यादा अटेंशन देना, बी में ठीक ठाक देना, सी में लिस्ट अटेंशन देना है, ठीक है। Control on items included in category A should be most rigorous and incentive, because by special attention on 15% of item, 70% of investment in inventory can be controlled, ठीक है। कह रहा है जो 15% की जो आइटम्स के उसमें करेगा तो 70% इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी हमारी, जो हमने इन्वेस्टमेंट में कर रखी है, 70% इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो। द कैटेगरी बी डिजर्व लेस अटेंशन देन ए बट मोर देन सी। बीच में है वो तो वैसे भी। आइटम्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी शुड बी पेड मिनिमम अटेंशन, उसको थोड़ी मिनिमम अटेंशन दो। हाउएवर इट इज नेसेसरी टू हैव सम कंट्रोल ऑन कैटेगरी सी। हाँ जरूरी है सी पे भी कुछ कंट्रोल रखो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आइटम ऑल्सो बिकॉज सम आइटम्स, हाँ items also because some items though very expensive may be very critical to whole manufacturing process and non availability of those item on the time may had the production। हो सकता है कि जो सी कैटेगरी में आइटम हो कभी कभी उसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाए, मतलब इतनी अटेंशन भी नहीं बिल्कुल कि आपने छोड़ दिया उसे, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ध्यान आप अटेंशन कर रहे हो, इतना ठीक ठाक अटेंशन उस पर दो कि कभी नॉन अवेलेबिलिटी हो जाए तो उससे भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो हेल्ट हो सकता है। ABC एनालिसिस कैन बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम आर एस फॉलोज। देखो एक डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने ये ABC एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ये। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, वही एक्सेस वाई एक्सेस करके बना रखा है। ओ पार्ट हमारा ओरिजिन होता है, परसेंटेज ऑफ आइटम वो जो ग्राफ है ना जो ऊपर जो टेबल थी उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ऐसे कि नीचे देखो परसेंटेज ऑफ आइटम लिखी हुई है ना, और ऊपर यहाँ साइड में वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इसको ग्राफ बना रखा है, ये तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत है और इजी भी है, वेरी सिंपल है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ABC एनालिसिस ये अनोखी टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से ABC जो एनालिसिस है ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। जैसे कि ABC भी होता है, FSN भी होता है, HML भी होता है, VED भी होता है, सारी इन टेक्निक्स है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, बट ABC एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में भी है और ये अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये सब था आज के लेक्चर में बस, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है। देखो वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा तो फल देना चाहिए। आप लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि वीडियो को मैं और अच्छे से बनाऊँ और ज़्यादा स्टडी करके अच्छे से आपको अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। अब हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ।